हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो गाइस, जैसा कि आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी फिजिक्स NIOS बोर्ड क्लास 12th की। तो गाइस, शुरू करने से पहले दो चार बातें मैं आपसे बताना चाहूँगा आपको। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा गाइस कि हम क्या करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट हम अभी करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1 से 2 महीने बचे हैं और हमें सब कुछ कवर भी करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्क गेन करवा सकते हैं, उन चैप्टर को हम पहले कर लेंगे। तो ले लेंगे, हम अपना चैप्टर लेने वाले हैं आज तरल पदार्थों के गुण। ये हमारा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, लेकिन डेली वीडियो में आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, जिससे जल्दी कवर हो जाएगा हमारा सिलेबस। और दूसरी बात कि जो भी नोट्स हैं आपको NIOS बुक में अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पर केवल समझने का काम करेंगे कि समझने में दिक्कत आती है। अगर हम समझ लेंगे तो एकदम किताबी भाषा हम नहीं लिखेंगे। वहां पर हम क्या लिखेंगे, जो हमें आता है, जो हमें समझ में आया है, ताकि एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ भैया, बच्चे ने क्या किया है, बात को समझा है। तो इसलिए अच्छे मार्क्स भी गेन हो जाएंगे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वही हम पहले कवर कर लेंगे। तो तरल पदार्थों के गुण, ये है हमारा 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर है, यानी कि 9वां चैप्टर है कहने का मतलब नहीं है कि पीछे 8 चैप्टर सारे के सारे हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन वाले हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन वाले केवल 2 या 3 चैप्टर हैं, वो भी ज्यादा मार्क वाले नहीं है। ये इसमें से आएगा आपसे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए हम इस चैप्टर को पहले कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी अब कम बच गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला टॉपिक हमें क्या देता है, टॉपिक देख लेते हैं। उसके बाद आप नोट अपनी बुक से ले लेंगे। अगर किसी बच्चे के पास या किसी स्टूडेंट के पास अगर नोट्स नहीं आए हैं या उसके पास बुक नहीं आई है, NIOS बोर्ड ने उसे प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो हम क्या करेंगे, मैं नीचे इनबॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में, और वहां पर आपको क्या करना है, वहां पे जाके मुझे व्हाट्सअप कर देना है। मैं आपको हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका है कि इसने दिया है दाब। नोट हम नीचे से देख लेंगे बुक से, उसके बाद हम समझते हुए चलेंगे। इसने दिया हुआ है हमें दाब। जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो मैं लिख दूंगा फ्रेंड, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं हम प्रेशर। प्रेशर में क्या कह रहा है, देखिए, देख लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है। यदि किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत बल कार्य कर रहा हो, क्या कह रहा है, यदि किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत बल कार्य कर रहा हो, तो कहा जाता है कि पृष्ठ पर सॉरी पृष्ठ है कि पृष्ठ पर दाब पड़ रहा है, यानी कि प्रेशर पड़ रहा है। इतनी सी बात ये कह रहा है। दाब किसे कहेंगे हम, यदि किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत बल कार्य कर रहा हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस पृष्ठ पर क्या पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है। यानी कि मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, हमारा हाथ, और ये हमारी वस्तु है, यानी कि इस पर कोई बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और कोई क्षेत्रफल घेर रही है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इस पर कुछ न कुछ प्रेशर लग रहा है। अब इसका वेट है ना, कुछ न कुछ वेट तो इसका होगा ही, तो इस पर क्या लग रहा है, कुछ न कुछ प्रेशर इस पे लग ही रहा होगा। तो उसी को इसने कहा है कि किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत बल, यानी कोई बल इस पर कार्य कर रहा होगा, तो क्या कहेंगे हम कि उस पर दाब लग रहा है, पृष्ठ पर दाब लग रहा है, लग रहा है। दूसरी बात ये क्या कहता है कि माना पृष्ठ का क्षेत्रफल, माना पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान ले रहा है, ये A मान ले रहा है फिलहाल, और क्या मान रहा है, पृष्ठ पर पड़ने वाला दाब और लगने वाला बल। अच्छा सॉरी, यहाँ पर बल की बात कर रहा है,
लगने वाला बल F हो, ये कह रहा है। अब इससे क्या आता है, एक फॉर्मूला आ जाता है हमारा छोटा सा। क्या कह रहा है कि एरिया, क्षेत्रफल को एरिया से डिनोट करते हैं और बल को F से करते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अपना, P = F/A हो गया। अब ये कहाँ से आया, Pg तो है, बल ये लग रहा है, बट्टा में क्या कर देना है, उसका A कर देना है, यानी कि एरिया कर देना है, यानी कि क्षेत्रफल कर देना है। बस दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि दूसरी बात ये कह रहा है कि भैया ये क्या है, ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है, एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्या होती है, कुछ नहीं होती है अदिश राशि। जब हमने कहा कि पृष्ठ पर कोई अभिलंबवत बल कार्य कर रहा है, तो अभिलंबवत हम ये तो नहीं कह रहे कि किसी दिशा की ओर कर रहा है, दिशा की तो हमने बात की ही नहीं इसमें। तो इसलिए क्या कह रहा है, अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं दी गई होती, परिमाण दिया गया होता है केवल, वो अदिश राशि हो गई। और दूसरा क्या कह रहा है, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम की बात कर रहा है। एमकेएस पद्धति में मान और एसआई पद्धति में। इसको इरेज कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसे कर देता हूं मैं इरेज। अब देखिए हमने क्या लिया था, P = F/A लिया था। अब क्या कह रहा है, दो पद्धति होती है जैसे आप सभी को पता होगा। एक होती है एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम भी हम इसे कह सकते हैं। दूसरी होती है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को मैं यहां पे लिख देता हूं, एसआई सिस्टम। ओके, तो पहले एमकेएस पद्धति को समझ लेते हैं। एमकेएस पद्धति में क्या कह रहा है कि इसका मान क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटने की कोई भी यहाँ पर टेक्निक नहीं लगानी है, क्योंकि रटने से क्या होगा, अभी फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, तो रटने से हमारे सब क्या होगा, वो कंबाइन हो जाएगा एक साथ। समझ लेते हैं इसको क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है भैया देखिए, बल का तो आपको पता है कि न्यूटन होता है मात्रक, ठीक हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अब यहाँ पर ए का एम कैसे आ गया, इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। हमने क्या कहा कि किसी क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, एक तो लंबाई होती है गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई गुणा चौड़ाई को यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एरिया इंटू एरिया कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अब एरिया को देखिए हम किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं, सिंपल बात। मीटर से मापते हैं तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, या ए इंटू ए, या मीटर इंटू मीटर, या हम क्या कह सकते हैं इसी को मीटर स्क्वायर। बस इतनी सी बात ही इसने कही है, क्या कह सकते हैं, मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, इसने छोटी सी बात कही है, क्या कही है कि F को इसने न्यूटन मान लिया है। F का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी को पता है, बल का मात्रक। दूसरा क्या कह रहा है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। अब मीटर स्क्वायर कहां से आया, इसको समझ लीजिए, एरिया है। एरिया क्या होती है, जैसे कि हमने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो हमने मीटर इंटू मीटर कर दिया उसको नापने के लिए, उसी से मीटर स्क्वायर आ गया, तो रख दिया हमने मीटर स्क्वायर। तो ऐसे इसको याद करना है, इस छोटी सी इक्वेशन को समझ लेना है, बस इतना ज्यादा तो कुछ है नहीं। अभी तो फिजिक्स में बहुत कुछ चीजें आने वाली हैं जो डिफिकल्ट होने वाली हैं अगर इन चीजों को नहीं समझा तो, ठीक है। दूसरा ये कौन सी बात कर रहा है कि एसआई सिस्टम की बात कर रहा है, एसआई सिस्टम। इसको इरेज कर देता हूं, इसको समझ लिया होगा आपने। ओके, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम कर लेंगे। अब एसआई सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ये कह रहा है कि क्या होता है, एसआई सिस्टम में इसका मात्रक होता है पास्कल, पास्कल होता है, यानी कि इसे पीए से डिनोट करते हैं, ये बात भी याद रखने वाली है, पीए से इसको डिनोट किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंपल से हमने पिछले देखा था कि क्या माना था हमने, पास्कल। हम क्या कह सकते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि, अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, ओके, हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। हाँ,
तो ये क्या कह रहा है कि पास्कल होता है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है, यानी कि 1 पास्कल के बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर ही 1 पास्कल होता है। बस इतनी सी बात इसने कही है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हल्का सा समझने के लिए, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं। पास्कल हो गया, 1 पास्कल बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल कहलाता है। पास्कल जी के सम्मान में इसे पास्कल कहा जाता है। तो चलिए देखिए, अब इसने हमें 2 पृष्ठ दिए हुए हैं, 2 पृष्ठ इसने दिए हुए हैं, एक दिया है ये, एक दिया है ये। हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, मान लीजिए। और यहाँ पर क्या लग रहा है, 100 न्यूटन का तो बल लग रहा है, ठीक हो गया। 100 न्यूटन का किसी पृष्ठ पर बल लग रहा है। और एरिया क्या दी है इसने, एरिया मान लो हमें 2 दी है, 2 इसने हमें क्या दिया है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल दिया है। और वहीं पर यहाँ पर भी 100 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एरिया हमें मान लेते हैं 5 दिया हुआ है, ठीक हो गया। 5 मीटर इसने एरिया दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पर F लग रहा है 100 न्यूटन का। तो इसको उस फॉर्मूले से कैसे करना है, P = F अपॉन ना, ये नहीं था, वो हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से इसको कैसे करेंगे, देखो P = अब न्यूटन कितना दिया हुआ है भैया, ऊपर 100 दिया हुआ है जी, बिल्कुल 100 दिया हुआ है। और नीचे मीटर कितना दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हम इसे कर लेंगे, ठीक हो गया। यानी कि ये कट के कितना आ जाएगा, 25 पास्कल आ जाएगा, ठीक हो गया। इजी है ना, बिल्कुल। दूसरे में क्या कह रहा है, देखिए दूसरे में भी वही कह रहा है, 100 न्यूटन का बल लग रहा है और बट्टा में 5×5 = 25 कर देना है, यानी कि कट के कितना आ गया, 4 आ गया, 4 पास्कल इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये छोटी सी बात थी, समझ ली होगी आपने। बस बिल्कुल समझते हुए जाना है, ताकि बाद में कोई कॉम्बिनेशन ना बने, कोई कंबाइन ना हो जाए कहीं। अब ले लेते हैं हम एक नुकीली कील का एग्जाम्पल, क्षेत्रफल को समझने के लिए नुकीली कील का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली कील हम क्या ले लेते हैं अपनी, नुकीली। ये क्या है, थोड़ा नुकीली है, कील है ये, इसको A मान लेते हैं। दूसरी कील है हमारे पास थोड़ा सा जो नुकीली नहीं है, ठीक हो गया, इसको B मान लेते हैं। अब भैया ये कह रहा है कि इनको किसी दीवार पर ठोकना है, तो बताइए आप कौन सी कील लेंगे, ठीक हो गया। अब हम सिंपल सा कह सकते हैं भैया कि हम इस वाली कील को लेंगे, इस पर कोई भी ट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, जैसे कि आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि हम छोटी, अगर नुकीली कील लेंगे तो हम नुकीली कील क्यों लेंगे, इस पर लगा दिया इसने क्वेश्चन मार्क। नुकीली कील हम क्यों लेते हैं किसी दीवार पर ठोकने के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं भैया, नुकीली कील को क्योंकि दीवार में आसानी से चली जाएगी, आसानी से चली जाएगी, यानी कि ये क्या लेगी, F कम लेगी, F कम लेगी, ठीक हो गया। F कम क्यों लेगी, अब देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है इसकी तुलना में, इसका क्षेत्रफल, B का क्षेत्रफल ज्यादा है A की तुलना में, ठीक हो गया। तो हम क्या कहेंगे भैया, क्षेत्रफल कम होने के कारण, क्या क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल जितना कम होगा, जिसका क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर बल भी उतना कम लगेगा। कहने का मतलब है कि ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ओके। दूसरा हम क्या देख लेते हैं, अब हमारे पास बढ़िया सा आ जाता है एक पास्कल लॉ, इसको समझ गए होंगे आप, इसको भी मिटा देता हूं मैं। इसके बाद बढ़िया सा आता है, आ जाता है हमारे पास पास्कल लॉ, ये तो आएगा पक्का एग्जाम में, पास्कल लॉ, यानी कि
पास्कल का नियम। ठीक हो गया। अब पास्कल के नियम को समझ लेते हैं, देख लेता हूं डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि भैया इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब, इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब, इसको लिख लेते हैं चलो। किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया क्या, प्रेशर, यानी कि दाब बिना क्षय हुए, बिना क्षय हुए संपूर्ण दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। संचारित होता है। बस इतनी सी बात पास्कल जी ने कही है और इन्हीं के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, अब पहले इस बात को समझ लेते हैं भैया क्या कह रहे हैं पास्कल जी कि इस नियम के अनुसार किसी द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब बिना क्षय हुए संपूर्ण दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक गेंद ले ली, क्या ले ली, हमने एक बॉल ले ली, उस पे क्या है, होल है यहाँ पर। ठीक हो गया, होल है। या चलो इसको गेंद को हटा देते हैं, हम क्या ले लेते हैं, सिंपल सा अपना समझने के लिए हम एक बीकर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एक बीकर ले लिया एक बीकर, उसमें क्या कह रहा है कि इसमें छेद है और ऊपर से क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, यानी कि कोई दाब लग रहा है, इस पर प्रेशर लग रहा है। तो क्या कह रहा है कि बिना क्षय हुए, बिना इसमें हानि हुए समान रूप से सभी दिशाओं में संचारित हो जाता है। समान रूप से मतलब जब इसमें प्रेशर लगेगा तो बराबर मात्रा में ये सभी दिशाओं में संचारित हो जाएगा, यानी कि सभी जगह से बराबर मात्रा में बाहर निकलेगा। ठीक हो गया, इतनी सी बात ये कह रहा है बिना क्षय हुए। और दूसरी बात एक चीज और कही थी इन्होंने कि कहा था यह वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकृति का कहने का मतलब है यानी कि यहाँ से थोड़ा चौड़ा है, यहाँ से पतला है, तो इस चीज पर ये निर्भर नहीं करेगा। ठीक हो गया, समझ गई, इतने सी बात को समझ गए। क्या कह रहा है, एक बीकर लिया, उसमें हमने द्रव डाला यानी कि कोई लिक्विड पदार्थ डाला और ऊपर से उसमें क्या लगाया, प्रेशर लगाया, और उसमें से नीचे से क्या है, अलग अलग जगहों पे होल है। तो हमने जब प्रेशर लगाया तो सभी दिशाओं में क्या हुआ, द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हुआ। बस इतनी सी बात इन्होंने कही है। तो अब इसको आप या नोट डाउन कर लीजिए या बुक में दिया हुआ है यही, ये थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। ओके, तो एग्जांपल इन्होंने दिया था अपना हाइड्रोलिक लिफ्ट का। अब देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इन्हीं के सिद्धांत पर चलता है। ये क्या कहते हैं कि भैया अब देखिए कोई हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसी होती है, कुछ नहीं होता हाइड्रोलिक लिफ्ट में, यही मैकेनिज्म होता है इसका। ये हो गया, यहाँ पर कोई मान लीजिए प्लेट रखी हुई है और इसके ऊपर कोई वैन होगी, क्या होगी, कोई गाड़ी होगी। तो गाड़ी को उठाते हैं ना, हमने देखा होगा कहीं पे जब वॉशिंग के लिए गाड़ी को जाते हैं या कुछ रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही वहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्या लग रहा है, और यहाँ पर हमने क्या भरा हुआ है, सारा लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि द्रव भरा हुआ है, हम कह सकते हैं द्रव भरा हुआ है। और यहाँ से हम क्या लगा रहे हैं, F बल लगा रहे हैं, यहाँ से बल लगा रहे हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है,
अब द्रव में जब फोर्स लग रहा है, देखिए ये एरिया ए है, ये एरिया A2 है, मान लीजिए A1 और A2 है। यहाँ से अब हमने फोर्स लगाया तो द्रव कहीं से बाहर तो निकल नहीं रहा, तो इसमें क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा, जो प्रेशर इसको ऊपर की ओर उठा देगा। इतना सा मैकेनिज्म था इनका। बस ये क्या कह रहा है, किसी पर प्रेशर लगाने पर बिना चाहिए हुए उसमें क्या होगा, उठ जाएगी, दूसरी तरफ से क्या होगा, हाइड्रोलिक वेव से गाड़ी को उठा देगी। यही मैकेनिज्म होता है, एक तरफ से प्रेशर दिया जाता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, लिफ्ट अपने आप ऊपर उठ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है ये, और हाँ इस पर क्या लग रहा है, F2 लग रहा है ना, इस पर F1 लग रहा है। तो हम इसमें क्या है कि इनका एक वो भी है डेरिवेशन, इनके डेरिवेशन हम अगली वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम केवल देख लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या क्या है। इनके डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो देख लेते हैं अब आगे क्या कह रहा है। अच्छा हाँ, तो दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एक बांध का एग्जाम्पल। बांध का एग्जाम्पल देखिए, पहले आप फोटो को देख लीजिए, मैंने आपके स्क्रीन पर एक फोटो रख दी है। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए, इस इमेज में देखिए कि जो बांध है वो नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ मोटा है और ऊपर की तरफ पतला होता जा रहा है। यानी कि इसको कोई डिजाइन नहीं दिया गया है, ध्यान देने की बात है, इसको डिजाइन देने के लिए ऐसा नहीं बनाया गया है, इसको बनाया गया है इसलिए इस बात को हम समझेंगे इसे क्यों बनाया गया है, ये नीचे की तरफ मोटी क्यों होती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बांध तल पर ज्यादा मोटी क्यों बनाई जाती है और ऊपर की तुलना में, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कोई बांध है तो ये कह रहा है कि यह जो बात है, यह जो प्रेशर है सबसे ज्यादा किस पर लगता है, गहराई पर निर्भर करता है। ये प्रेशर किस पर निर्भर करता है, गहराई पर निर्भर करता है। अब जितना गहरा बांध होगा उतनी गहराई पर ये निर्भर करेगा। यानी कि गहरा बांध है तो इसलिए प्रेशर नीचे ज्यादा लग रहा है, इसलिए हमने दीवार को मोटा बनाया, कोई डिजाइन नहीं दिया है उसे कि लोग देखेंगे, इसलिए ताकि प्रेशर ऊपर जैसे ही गहराई कम होते जाती है, बात उसने वही कही ना, गहराई पर निर्भर करता है, तो गहराई कम होते गई हमने उसको पतला कर दिया, यानी कि ऊपर कम प्रेशर लग रहा है। ओके, मान लीजिए हम खड़े हैं, अब हम क्या कहेंगे, हमारे पैर के तलवों पर ज्यादा भार लग रहा है या सिर पर। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पैर के तलवों पर ही ज्यादा भार लग रहा है, सिर पर किस चीज का भार लगेगा। ओके, तो बस इतनी सी बात इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाई थी। अब देख दूसरा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है उत्प्लावन बल। ओके, इसको समझ लिया, इसकी डेरिवेशन अगली वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगी बिल्कुल। तो अब ये क्या कह रहा है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या कह रहा है देख लेते हैं। यानी कि हम इसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, पावर ऑन फोर्स। ठीक हो गया। उत्प्लावन बल में क्या कह रहा है, उत्प्लावन बल में कह कुछ नहीं रहा, इसने अच्छी सी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। हम उत्प्लावन बल को इस हिसाब से समझ लेते हैं कि मान लीजिए, इसका कहने का मतलब है कि जो न्यूटन का लॉ है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का, बस वही लॉ यहाँ पर फॉलो होता है। यानी कि कोई वस्तु अगर हमने जल में डुबोई, अगर हम उसे उठा रहे हैं, यानी कि नीचे की ओर उस पर कोई ना कोई बल लग रहा है, तो क्या कर रही है वो, क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, प्रतिक्रिया वहां से दे रही है। यानी कि बर्तन में क्या लग रहा है, एक बल और कार्य कर रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि हमें कुएं में डुबोई हुई बाल्टी या किसी जल में हमें कोई भी वस्तु हल्की लगती है, तुलना में किसके, वायुमंडलीय प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में, वायुमंडलीय दाब की तुलना में जब वो हवा में आती है तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाता है, इस वजह से वो हमें भारी प्रतीत होती है। जल में क्या लगता है, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, यानी कि जो उसको ऊपर की ओर फोर्स लगाती है, इस वजह से वो हल्का होता है, इसलिए हमारा जो बल होता है उस पर कम देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक कुआं रखा, देखिए इस कुएं में ध्यान से देखिए, अब लोग इस बाल्टी को ऊपर को खींच रहे होंगे, यानी कि जब बाल्टी जल के अंदर है, यानी कुएं के अंदर है, पानी निकल रहा है, तो उनको क्या होगा, आसानी से वो पानी निकाल लेंगे, यानी कि उतना बल उन्हें नहीं लगाना पड़ेगा, तुलना में किसके, तुलना में उसके कि हवा में आने के बाद उन्हें बाल्टी भारी प्रतीत हो, उसकी तुलना में। ठीक हो गया। अब आगे देख लेते हैं
अब हमारा बहुत सी अच्छी चीज आने वाली है, मेरे को लग रहा है। हाँ जी, अब हमारा क्या आ गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत, लॉ ऑफ आर्किमिडीज। ओके, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी जरूर आएगा एग्जाम में। मैंने पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर देखे नेट में, तो उसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया हुआ था 3 के 3 पेपरों में। ठीक हो गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत जानने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए स्क्रीन पर, देखिए कि उन्होंने क्या किया था। देखिए इसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि ये क्या थे, एक ग्रीक भौतिक शास्त्री से अभियंता गणितज्ञ आर्किमिडीज संभवतः अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिक थे। वे वस्तुओं पर लगने वाले उत्प्लावक बलों की प्रकृति की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो भी हमारा उत्प्लावक बल उन्होंने दिया है, ऊपर को लगने वाला क्रिया प्रतिक्रिया बल नियम जिस पे लगता है, वो भी किसने दिया है, आर्किमिडीज का ही दिया हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है, आर्किमिडीज पेंच आज भी प्रयोग किया जाता है, आज भी प्रयोग होगा ही बिल्कुल। यह एक आनंद घूर्णन करती हुई कुंडलीकृत नली है जिसका उपयोग पानी के जहाज पानी ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। बात समान है, पानी जहाज उठाने के लिए या बाल्टी उठाने के लिए। दूसरा यहाँ पर क्या है कि एक राजा था, राजा का नाम था हीरोदुती। हीरोदुती राजा ने एक बार क्या किया, अपने लिए एक सोने का मुकुट बनवाया और आर्किमिडीज से कहा भैया तुम क्या करो, इसके बारे में बता दो, आर्किमिडीज तुम इसके बारे में बता दो कि ये शुद्ध सोने का बना हुआ है या नहीं। ठीक हो गया। और एक उन्होंने कंडीशन रख दी कि उसको कोई भी क्षय नहीं, यानी कि क्षति नहीं पहुंचानी है। अब आर्किमिडीज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, बिना क्षय पहुंचाए यानी कि बिना सोने को गलाए वो कैसे कर लेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि वो नहाने चले गए। ठीक है, नहाने चले गए। जैसे ही वो नहाने गए बाथ टब में नहाने गए, तो क्या हुआ, जैसे ही वो बाथ टब के अंदर गए तो पानी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। पानी का लेवल बढ़ गया। किसी वस्तु को डुबोकर आपेक्षित घनत्व की जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु, यानी कि वो खुद को भी डुबो रहे हैं, यानी कि उन्होंने दिमाग लगा लिया कि अब किसी वस्तु को डुबोकर उसका अपेक्षित घनत्व प्राप्त किया जाता है। ठीक हो गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका उपयोग मुकुट के आयतन को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। और उन्होंने माइंड लगा लिया कि इस जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं, ठीक इसी का उपयोग हम सोने की शुद्धता जानने के लिए कर सकते हैं। ठीक हो गया। डूबा मुकुट अपने बराबर की मात्रा पानी को विस्थापित करेगा। जैसे ही मुकुट को पानी में डुबाएंगे तो अपनी बराबर की मात्रा को विस्थापित करेगा। उन्होंने दिमाग लगाया तथा मुकुट के भार को विस्थापित पानी से विभाजित करके मुकुट के घनत्व को प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहा इन्होंने, मुकुट के भार का जो पानी है उसको विस्थापित पानी से विभाजित कर लेना है। ठीक हो गया। उसका घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। ठीक हो गया, यानी कि घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। अब उसको क्या होगा ना, वो तो एक लिमिटेड चीज है ना, उस पर क्या होगा कि या तो 20 कैरेट की होगी, 22 कैरेट, 24 कैरेट, जो भी शुद्ध सोने होता है 24 कैरेट, तो उसमें क्या होगा कि उन्हें घनत्व से पता चल जाएगा। ये अगर इसमें कुछ मिलाया होगा तो उसका क्या होगा, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। और वो क्या हुए, नंगे बदन ही पूरे शहर में दौड़ लगाते चले गए। अब इस पर हंसने वाली बात नहीं है, इस पर सोचने वाली बात है कि बंदे के पास कितना दिमाग होगा कि वो कपड़े पहनना ही भूल गया, अपनी जिज्ञासा यानी कि उसने प्राप्त कर लिया। यूरेका यूरेका चिल्लाए, यूरेका का मतलब है कि मैंने प्राप्त कर लिया। देखो उसने हर जगह अपना माइंड लगा लिया, इसलिए उसने प्राप्त कर लिया। तो इसी तरह हमें भी माइंड लगाते हुए चलना है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा टॉपिक हम इसका देख लेते हैं। ओके, दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है इसका,
दूसरा टॉपिक आ जाता है घनत्व। अभी हमने कहा ना घनत्व को प्राप्त किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, तो अब घनत्व क्या है उसको समझ लेते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत भी समझ गए आप? जी बिल्कुल समझ गए, ठीक हो गया। अच्छा, आर्किमिडीज का सिद्धांत तो हमने किया ही नहीं था, हमने उनके बारे में केवल जाना था, ठीक हो गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है, यानी कि ये जल है, इसमें एक ये है, ठीक हो गया। इससे हमने क्या किया, ये ईंट मान लेते हैं, इसको ईंट को क्या किया कि ये अभी क्या किया हमने, इसको पूर्ण रूप से डुबा दिया, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आंशिक रूप से डुबा दिया। इतने में जल है, ये जल हो गया, इसको पूर्ण रूप से डुबा दिया, और दूसरी वाली को हमने आंशिक रूप से डुबा दिया। ये होता है आंशिक, मतलब आधा डुबा हुआ, ठीक है। तब उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बस, अब ये वस्तु डूब गई यहाँ पर, यानी कि ये जितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, ये जितना पानी स्थापित करेगी, जितना पानी ये विस्थापित करेगी, मान लीजिए इतना जल इसने विस्थापित कर दिया। अब इसे क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेस्ड वाटर कह सकते हैं। तो जितना पानी इसने विस्थापित किया वो पानी क्या होगा, ये ईंट के भार के बराबर होगा। इतनी सी बात इन्होंने कही थी, बस हो गया। इसको भी समझ गए हम आसानी से। ये आर्किमिडीज के लॉ ने कहा था। और दूसरी वस्तु को भी देख लेते हैं, सॉरी, ये है, यानी कि आंशिक रूप से डूबी हुई है, यानी कि इसमें इतना ही जल है, इतना ही जल है, यानी कि इतना ही इसका भार है। आंशिक कमी जो महसूस की जाएगी वो इसके भार के बराबर कमी महसूस की जाएगी, ठीक हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं अपना घनत्व पर चलते हैं। हम किस पर चलते हैं, घनत्व पर, जिसे कहा जाता है डेंसिटी। घनत्व यानी कि डेंसिटी हम इसे कह सकते हैं। अब घनत्व क्या होता है, देखिए घनत्व क्या कह रहा है, द्रव्यमान बटा आयतन। हाँ, क्या कह रहा है कि द्रव्यमान आयतन, ऐसे निकालते हैं इसको, घनत्व डेंसिटी इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। ये, और इसका जो कह रहा है कि क्या कह रहा है, SI मात्रक जो है, इसका SI मात्रक क्या होगा, देख लेते हैं क्या कह रहा है SI मात्रक। SI मात्रक कह रहा है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या कह रहा है भैया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब इसको भी समझ लेते हैं, रटना नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि क्यूब कहाँ से आया, किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम में मापते हैं, यानी कि प्रति मीटर। अब देखिए आयतन है, तो आयतन में भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, हाइट होगी, ठीक है। तो तीन चीजें इसमें होंगी, तो सिंपल सा उसने क्या कर दिया, क्यूब रख दिया, यानी 28 उसने रख दिया, बस इतना ही था इसमें। दूसरा क्या कह रहा है, आपेक्षिक घनत्व। दूसरा हम क्या समझ लेते हैं, अपना घनत्व के बाद हम समझ लेते हैं आपेक्षिक घनत्व, यानी कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या कहता है, देख ले, इसका परिभाषा क्या कह रही है, इसकी देख लेते हैं।
कह रहा है आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जा सकता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। बस कुछ नहीं कही इसने। आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम। वस्तु की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल की डेंसिटी। ओके, आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बट्टे में क्या कर देना है, जल को हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व यानी कि H2O की डेंसिटी, या हम इसे घनत्व भी कह सकते हैं, घनत्व। आपेक्षिक घनत्व ऐसे निकल जाएगा, वस्तु का घनत्व ले लेंगे हम टोटल घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की डेंसिटी ले लेंगे, निकल जाएगा हमारा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये क्या है, एक अनुपात है तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो यानी कि हाइग्रोमीटर जो होता है हमारी आर्द्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है, और इसे मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। एग्जाम में ध्यान देना है, हाइड्रोमीटर पूछ रहा है या हाइग्रोमीटर पूछ रहा है। ओके, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। अब सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? अरे क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए उसमें तैरा जा सकता है। क्या होता है, जिस जल की डेंसिटी जितनी कम होगी उसमें उतने आसानी से हम तैर सकेंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं क्या कह रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही ले लेते हैं गाइस। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जो हमने दाब पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? दाब पढ़ा था। बुक में दिया हुआ ही नहीं है, मैंने अपने खुद के नोट बना रखे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें भी करती हुई जानी है ताकि पूछ ले तो कोई दिक्कत ना हो वहां पर। क्या कह रहा है कि जो हमने दाब की बात की थी, दाब की बात की थी यानी प्रेशर की बात की थी, हमने प्रेशर की बात की थी। तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि मौसम विज्ञान इसे क्या कहता है कि मौसम विज्ञान इसे बार से प्रदर्शित करता है, बार से व्यक्त करते हैं। मौसम विज्ञान में क्या, दाब को बार से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट बात है। मौसम विज्ञान में दाब को, सॉरी दाब को, बार को नहीं, दाब को बार में व्यक्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। मौसम विज्ञान नहीं, केवल मौसम विज्ञान नहीं होता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं, एक बार इसके बराबर होता है 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक हो गया। एक बार क्या होता है, 105 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा क्या कह रहा है, एक मिलीबार, एक मिलीबार जो होता है 102 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। आज की क्लास यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए किताबों का ध्यान रखिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्दी एक वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू, टेक केयर।